हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखेंगे। और इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो के प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका जान ले। ये आपका आने वाला नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए, इसमें कई टेस्ट लेने से छात्रों पर काम का बोझ बढ़ जाता है। यह अंकों को ग्रेड के साथ प्रतिस्थापित करता है। ऑप्शन सी है कि यह छात्रों के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, या यह परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है। और कोड आपके दिया है, कौन सा कोड सही होगा आपके लिए। तो ए बी सी डी, या बी और डी, या सी ए बी सी, या डी बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी और डी इसका राइट आंसर है। इसका मतलब हुआ कि बी सी डी। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इससे क्या होता है, यह अंकों को ग्रेड के साथ प्रतिस्थापित करता है, मतलब वो अंकों को ग्रेड में बदल दिया जाता है। यह छात्रों के हर पहलू का मूल्यांकन करता है, मतलब प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। और यह सतत और व्यापक मूल्यांकन परीक्षा भय को कम करने में मदद करता है। तो इसका तीनों राइट आंसर होगा। और ये इसमें कई टेस्ट लेने से छात्रों का पर काम का बोझ बढ़ जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव मूल्यांकन कहा जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन पद्धति होती है जो विद्यालय के परिसर में संपन्न होती है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें दो पक्षों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। वे क्या है, पहला है कि मूल्यांकन में निरंतरता होनी चाहिए, मूल्यांकन लगातार होना चाहिए विद्यार्थी का। दूसरा कि अधिगम संबंधी व्यवहारगत पक्षों का आंकलन करना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब बच्चे एक क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम होता है, तो केवल 3 घंटे का एग्जाम के आधार पर ही केवल मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, बल्कि इसके अलावा बच्चे का मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए। और जो इसकी अधिगम मतलब सीखने में जो कमियां हैं उसका पता लगाना जरूरी है। और जो कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, इसकी भी जानकारी एक अध्यापक को होनी चाहिए। और विद्यार्थी और अध्यापकों के फीडबैक सही के आधार पर पुनः प्रयास करना चाहिए। यदि विद्यार्थी से कोई फीडबैक प्राप्त होता है, अध्यापक से कोई फीडबैक प्राप्त होता है, तो उसके आधार पर पुनः प्रयास करना चाहिए। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, तो अधिगम जो है या सीखना जो है एक सतत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। इसलिए शिक्षार्थियों विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। सतत का मतलब ही होता है निरंतर होना चाहिए। और इस सतत मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन लगातार होना चाहिए। और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत देखेंगे तो कम्प्रेहेंसिव असेसमेंट, तो व्यापक का मतलब ही होता है विस्तार रूप से होना चाहिए। तो सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के एक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। CE का महत्व क्या होता है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो यह शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। शैक्षिक के अंतर्गत जो आप बच्चे पाठ्यचर्या पुस्तकें पढ़ते हैं उसके आधार पर उनका एग्जाम होता है, ये तो शैक्षिक हो गया। और गैर शैक्षिक के अंतर्गत जो विद्यार्थी होते हैं उनके व्यवहार, चरित्र, जीवन निर्माण और जो करिकुलम होता है, एक्टिविटी, उससे संबंधित
ये गैर शैक्षिक होते हैं, इससे संबंधित भी मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें शिक्षार्थियों के कमजोरी को पहचान कर उसका निदान किया जाता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत ये किया जाता है कि जो बच्चों में जो कमजोरी होती है शिक्षा संबंधित, उसको पहचान करके और उसका निदान किया जाता है, और यह उपलब्धि स्तर को नियंत्रण बनाए रखता है। इसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षार्थियों के लिए अभिप्रेरणा का कार्य करता है, मोटिवेशन का कार्य करता है जब बच्चे का मूल्यांकन होता है लगातार, ताकि अधिगम प्रक्रिया में उसे रुचि उत्पन्न हो। इसके अलावा यह शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद भी करता है, क्योंकि यदि एक टीचर ठीक प्रकार से मूल्यांकन करेगा तो मूल्यांकन से उसको जो फीडबैक प्राप्त होगा, तो उसके आधार पर वह अपनी नई कार्यनीति तैयार करेगा किस छात्र के लिए। और सतत इसके अलावा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक डर नहीं होता है, क्योंकि लगातार मूल्यांकन होने से बच्चा उस मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। तो जो परीक्षा आता है, तो परीक्षा में भी जो उसका मूल्यांकन होता है, परीक्षा होता है, तो उसमें किसी प्रकार का भय या डर की भावना समाप्त हो जाती है। तो आपने देखा मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन का अर्थ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 11 है कि महात्मा गांधी के अनुसार वाक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। वाक स्तर मतलब जब बालक बोलना स्टार्ट करता है तो उस स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए उसे। ऑप्शन है बालक की मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में या पारिवारिक भाषा में। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक की मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का किसने समर्थन किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने का किसने समर्थन किया था। ऑप्शन में है स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने या महात्मा गांधी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का उत्तरदायित्व किसका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का उत्तरदायित्व किसका है। ऑप्शन है संघ सरकार का, राज्य सरकारों का, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान का या परीक्षा बोर्ड का। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सरकार का, केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नागरिकों को मौलिक अधिकार है। ऑप्शन है नर्सरी शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का या व्यावसायिक शिक्षा का। तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ शिक्षा के संदर्भ में वे प्राप्त हुआ है प्राथमिक शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा का। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक जरूर कर दें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। ऑप्शन है मिजोरम, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और पूर्णों के लिए या 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए या सभी नागरिकों के लिए। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वे व्यवस्था की गई है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए की गई है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्रों के लिए नहीं। यदि छात्र 14 वर्ष तक के हैं तो उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन, राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक पूछा जा रहा है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। ऑप्शन है
मैकडूगल, मैस्लो, ब्लेयर या सिम्पसन। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो ने मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की आगमन व निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? और ऑप्शन आपके सामने है, सुकरात, अरस्तु, हर्बर या प्लेटो। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण की आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादन अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन है अफजेया, डिस्ट्रेफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया। तो पठन विकार से संबंधित जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया, और डिसकैलकुलिया जो है वे गणित संबंधी विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित या गणना से संबंधित विकार है। तो कैलकुलिया कैलकुलेशन आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन किसमें होता है? गणित में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की धारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है। तो किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक या बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? और ऑप्शन आपके सामने है, धारा 43, धारा 45, धारा 46 या धारा 48। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्वेश्चन। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, धारा 45 के अंतर्गत इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेल आधारित शिक्षा विधियों के जनक कौन है? खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक कौन है? ऑप्शन है फॉवेल, हॉलॉक, स्किनर या मैकडूगल। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, फॉवेल खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पियाजे का या पावलोव का। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। पियाजे का कथन है कि सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, अनुभव केंद्रित या आध्यात्म केंद्रित। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। किसके अनुसार? टैगोर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। ये परिभाषा किसकी है? क्योंकि आपके कथन या परिभाषा संबंधी भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ऑप्शन है एन एलगेज की, रायबर्न की, फॉबेल की या क्लॉक की। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रायबर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 में बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है नरसिम्हा समिति का, कोठारी समिति का, धीमान समिति का या डॉक्टर यशपाल समिति का। तो ये ध्यान रखिएगा, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने हेतु सुझाव जो दिया था वह समिति का नाम था डॉक्टर यशपाल समिति। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन का सुझाव किसने दिया? तो डॉक्टर यशपाल समिति ने। और ये इसका गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1984 में, 1985 में, 1986 में या 1988 में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और यह ध्यान रखिएगा कि 1986 में ही दूसरी शिक्षा नीति भी लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष जारी की गई? ऑप्शन है 1964 में, 1965 में, 1968 में या 1975 में।
तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति लागू हुई थी वे लागू हुई थी 1968 में, और दूसरी शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 1968 का उल्टा कर दीजिए, 86 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1992 में, 1956 में, 1964 में या 1965 में। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1948 में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सरकार को सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? 1948 की बात हो रही है जब देश आजाद हुआ था। ऑप्शन है मुदालियर आयोग, ताराचंद समिति, राधाकृष्णन आयोग या कोठारी समिति। तो जो इसका सही उत्तर है वह है राधाकृष्णन आयोग, या इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आयोग था और जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और जो इसके अध्यक्ष थे वे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1982 में भारत के प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ऑप्शन है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष किए जाने का प्रावधान किया गया था? चार्टर की बात हो रही है, किस चार्टर में? ऑप्शन है 1813 के चार्टर में, 1853 के चार्टर में, 1833 के चार्टर में या 1858 के चार्टर में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक साथ 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुई थी कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। ऑप्शन है आपको स्थापना वर्ष बताना है 1856 में, 1857 में, 1858 में या 1965 में। तो जो इसका सही उत्तर है वह 1857 में, और 1857 में भारत में पहली स्वाधीनता की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS का गठन किया गया? ऑप्शन है 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1965 में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1963 में KVS का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को बांटा गया है। ऑप्शन में है शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम या समस्या समाधान अधिगम या उपयुक्त सभी। तो अधिगम में सीखना जो होता है, लर्निंग होता है, उसको कितने आधार पर बांटा गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है महोबा में, चित्रकूट में, झांसी में या लखनऊ में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना किया जाना कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या मथुरा में। तो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क, तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में, मथुरा में, आगरा में या सहारनपुर में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी में, हैदराबाद में, कोयम्बटूर में या तिरुपति में। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी,
तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है अमरकंटक में, चित्तूर में, तिरुपति में या रायपुर में। जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भोपाल में, सतारा में, गांधीनगर में या वर्धा में। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो स्थापित है वह है ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में। वर्धा में ही बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसे वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस तिथि से बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो तिथि बतानी है आपको। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 5 अप्रैल 2010 से, 11 अप्रैल 2011 से या 12 सितंबर 2013 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑप्शन है दिल्ली में, बड़ौदा में, कोयम्बटूर में या वाराणसी में। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा में, गुजरात में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है अमेठी में, नई दिल्ली में, रायबरेली में या बरेली में। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग कि अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। ऑप्शन है गुथरी, रोजस, पालव या हल ने। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में स्त्री शिक्षा के महान प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, D.K. कर्वे या अरविंदो घोष। तो भारत में जो स्त्री शिक्षा के महान जो प्रवर्तक थे वे थे डॉक्टर D.K. कर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन 47 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई। ऑप्शन है 1958 में, 1976 में, 1989 में या वर्ष 2000 में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1989 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन या लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो जो इसका सही उत्तर है, जो कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसका जो टाइटल था, शीर्षक था, वह था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन 49 देखते हैं कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबद्ध है। ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय से, एक सम विश्वविद्यालय, JNU का अधीनस्थ कार्यालय या पर्यटन एवं संस्कृत मंत्रालय का भाग है। तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय जो संबंध है वे एक सम विश्वविद्यालय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कक्षा संप्रेषण के निम्न में से कौन से सोपान है। कक्षा संप्रेषण कम्युनिकेशन में कौन से सोपान है। ऑप्शन है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना या उपयुक्त सभी।
तो कक्षा में शिक्षक जो शिक्षार्थियों से संप्रेषण करता है, तो इसका सोपान है वह है शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना और उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना। तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रहेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो के प्रश्नों को कैसे हल करें का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।